डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे शीत युद्ध के कौन कौन से प्रमुख कारण रहे हैं। इसके पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने जाना था कि शीत युद्ध क्या है, किस तरह से इसे विभिन्न विद्वानों द्वारा परिभाषित किया गया है। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका के बीच तनावपूर्ण और शत्रुतापूर्ण संबंधों का नाम है और यह द्वितीय महायुद्ध के पश्चात विश्व की राजनीति का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था जिसने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया था। पूरा विश्व दो भागों में विभक्त सा हो गया था और दो महाशक्तियां शेष रह गई थी। यह एक तरह से एक दूसरे के विरोध में लड़ा जाने वाला प्रचारात्मक प्रसारात्मक युद्ध था जिसमें डायरेक्ट वॉर न होकर भी सदा ही युद्ध जैसी स्थितियां बनी रहती थी। तो शीत युद्ध में आप लोग हमेशा बच्चों ध्यान रखना कि दो महाशक्तियों की यह लड़ाई थी और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुई थी 1945 में, उसके बाद यह प्रकट होने वाली एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी और इसके कई सारे चरण हैं, कई सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं क्योंकि दोनों ही महाशक्तियां एक दूसरे के विरोध में प्रचार करना, एक दूसरे के विरुद्ध राजनीति करना, कूटनीतिक साधनों को अपनाना, इस तरह की वे जो एक्टिविटीज़ कर रही थी, तो उन एक्टिविटीज़ ने सारे वर्ल्ड को प्रभावित कर रखा था एक तरीके से। तो दोनों जो महाशक्तियां हैं उनके आपसी संबंधों को अभिव्यक्त करता है शीत युद्ध। और हमने डिस्कस कर चुके हैं हम लोग क्या क्या इसकी डेफिनेशंस, इसको विद्वानों ने डिफाइन किस तरह से किया है, लेकिन मूल बात यही है कि यह दोनों महाशक्तियों के बीच में होने वाला संघर्ष था। तो जो शीत युद्ध था इसके दौरान दोनों महाशक्तियों ने अन्य देशों को प्रभाव में लेने के लिए आर्थिक सहायता, जासूसी और सैनिक हस्तक्षेप किया, सैनिक गुटबंदी की। तो अब शीत युद्ध क्या कारण थे, इसके पीछे कौन कौन से ऐसे प्रमुख कारण थे, उनको आज हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो जो दोनों ही महाशक्तियां थी, इन दोनों को एक दूसरे से शिकायतें थी, एक दूसरे के विरोध में यह प्रचार करती थी और अन्य देशों को अपने प्रभुत्व क्षेत्र में, अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने का पूरा प्रयास करती थी। तो कुछ तो ऐतिहासिक कारण रहे हैं जिनका हम जो है 1917 में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उससे हम लोग इसका मान सकते हैं कि ये जो बोल्शेविक क्रांति थी, इसके समय से ही पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ को समाप्त करने का प्रयास कर रहे थे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कम्युनिज्म था, साम्यवाद जो था, वह एक तरह से संपूर्ण विश्व में फैलने वाला आंदोलन था, विश्वव्यापी आंदोलन था जिसका लक्ष्य था पूंजीवाद को समाप्त करना। और वह चाहता था पूरे विश्व से पूंजीवाद हट जाए और साम्यवाद का प्रसार हो। ब्रिटेन ने सोवियत संघ को 1924 में और अमेरिका ने उसे 1933 में ही मान्यता दी थी। तो पश्चिमी देश थे वो साम्यवादी रूस को आशंका की दृष्टि से देख रहे थे और पश्चिमी देश हिटलर को सोवियत संघ पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित करते रहे। तो ये तो कुछ हिस्टोरिकल रीजंस थे कोल्ड वॉर के बैकग्राउंड में। और आप नोट कर सकते बच्चों, पहला कारण ऐतिहासिक कारण, और ये कारण आपको ई कंटेंट के रूप में उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। और जो हम टॉपिक्स पढ़ते जा रहे हैं बच्चों, आपको उससे रिलेटेड आपको असाइनमेंट्स भी आपको शेयर किए जाएंगे सोशल मीडिया के थ्रू। तो आप उन असाइनमेंट्स को भी करते रहेंगे तो आपकी नियमित रूप से पढ़ाई आप लोग कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट आप बच्चे नोट करिए, द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ था, जो हिटलर ने जब सोवियत संघ को बहुत हानि पहुंचाई तो सोवियत जो नेता थे स्टालिन, उन्होंने मित्र राष्ट्रों से यूरोप में नाजी फौजों के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोल देने का रिक्वेस्ट किया, जिससे कि जो नाजी सेना थी उसका रूसी सीमा पर जो दबाव था वह कम हो सके। लेकिन जो रूजवेल्ट थे और चर्चिल थे वो इस रिक्वेस्ट को टालते रहे। तो जो सोवियत जो इतिहासकार थे उनके मत में यह देरी अमेरिका और ब्रिटेन की है, अमेरिका से रूजवेल्ट थे, तो यह जो देरी थी ये उनका एक प्लानिंग थी जिससे कि नाजी जर्मनी साम्यवादी रूस को पूरी तरह से खत्म कर दे।
और स्टालिन को यह समझने में देर नहीं लगी कि पश्चिमी देशों की जो आंतरिक भावना है वह सोवियत संघ का विनाश देखने की है। तीसरा, आप जो कारण लिखे बच्चों वह नोट करें, युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर, मतलब जो युद्ध के पश्चात जो उद्देश्य थे उनमें क्या अंतर था। तो अमेरिका और जो सोवियत संघ था, इन दोनों के उद्देश्यों में युद्ध के पश्चात जो है हम क्लियर कट एक डिफ्रेंशिएशन देख सकते हैं कि इनके उद्देश्य जो थे वह भिन्न थे। भविष्य में जर्मनी के विरुद्ध सुरक्षित रहने के लिए सोवियत संघ यूरोप के देशों को सोवियत प्रभाव क्षेत्र में लेना चाहता था। तो पश्चिमी देश क्या चाहते थे? जर्मनी की पराजय से सोवियत संघ के अत्यंत शक्तिशाली हो जाने का उनको भय था। यह देश सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव क्षेत्र को सीमित रखने के लिए कटिबद्ध थे और इसके लिए जरूरी था कि पूर्वी यूरोप के देशों में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हो, जिसके लिए स्वतंत्र चुनाव कराने जरूरी थे। तो स्टालिन के मत में इन देशों में जो साम्यवादी सरकारें स्थापित थी वे ही वास्तव में लोकतांत्रिक सरकारें थी। चौथा आप पॉइंट लिखिए, सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना। याल्टा जो सम्मेलन था 1945 में हुआ था, उसमें रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल ने कुछ समझौते किए थे। तो जो पोलैंड में सोवियत संघ द्वारा संरक्षित लुब्निन शासन और पश्चिमी देशों द्वारा संरक्षित लंदन शासन के स्थान पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित एक प्रतिनिध्यात्मक शासन स्थापित करने का निर्णय हुआ। लेकिन जैसे ही युद्ध का अंत दिखाई देने लगा, स्टालिन ने अपनी बात से मुकरना शुरू कर दिया। उन्होंने अमेरिका और ब्रिटिश जो प्रेषक थे उनको पोलैंड में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी तथा पोलैंड की जनतांत्रिक जो पार्टियां थी उनको मिलाने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी। तो पोलैंड में उन्होंने अपनी संरक्षित लुब्निन सरकार को लादने का प्रयास किया। हंगरी, बल्गारिया, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया में भी सोवियत संघ द्वारा युद्ध विराम समझौते तथा याल्टा और पोट्सडाम संधियों का उल्लंघन किया गया। सोवियत संघ ने इन सभी देशों में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना में मित्र राष्ट्रों के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया और सोवियत संघ जो समर्थित जो सरकारें थी वो स्थापित कर दी। सोवियत संघ की जापान के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित होने की अनिच्छा और उसके द्वारा मित्र राष्ट्रों को साइबेरिया में अड्डों की सुविधा प्रदान करने में जो हिचकिचाहट हो रही थी, उन्होंने भी पश्चिमी राष्ट्रों के रूस के प्रति संदेह को बढ़ाया। तो मंचूरिया स्थित जो सोवियत फौजें थी उन्होंने 1946 के प्रारंभ में राष्ट्रवादी सेनाओं को तो वहां प्रवेश तक नहीं करने दिया, जबकि साम्यवादी सेनाओं को प्रवेश संबंधी सुविधाएं प्रदान की और उनको संपूर्ण युद्ध सामग्री सौंप दी जो जापानी सेना भागते समय छोड़ गई थी। याल्टा समझौते के विरुद्ध की गई जो सोवियत कार्यवाही थी उनसे जो पश्चिमी राष्ट्र थे उनको बहुत बुरा लगा और उनके मन में शंका उत्पन्न हुई, किसके प्रति? सोवियत संघ के प्रति। तो जो याल्टा सम्मेलन था उसके माध्यम से जो समझौता हुआ था जो याल्टा का, उसमें जो बातें तय की गई थी उसकी अवहेलना हुई और जो परिस्थितियां थी वो एक दूसरे के विरोध में उत्पन्न हुई। पांचवा बच्चा आप पॉइंट नोट करिए, सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते का अतिक्रमण। बाल्कन समझौते का अतिक्रमण किसने किया? सोवियत संघ ने। 1944 अक्टूबर में चर्चिल के पूर्वी यूरोप के विभाजन के सुझाव को स्वीकार कर लिया था सोवियत संघ ने और इसमें यह तय हुआ था कि सोवियत संघ का बल्गारिया तथा रोमानिया में प्रभाव स्वीकार किया जाएगा और यही स्थिति यूनान में ब्रिटेन की स्वीकार की जाए। हंगरी तथा युगोस्लाविया में दोनों का बराबर प्रभाव माना जाए। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद इन देशों में बाल्कन समझौते की उपेक्षा करते हुए सोवियत संघ ने खुलकर साम्यवादी दलों को सहायता दी और वहां पर सर्वहारा की तानाशाही स्थापित करा दी। तो इससे स्वाभाविक था जो पश्चिमी देश थे उनमें विरोध की भावना उत्पन्न हुई। नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करिए, जो शीत युद्ध के कारण हम लोग पढ़ रहे हैं, ईरान से सोवियत सेना का न हटाया जाना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सोवियत सेना ने ब्रिटेन की सहमति से उत्तरी ईरान पर अधिकार जमा लिया था। हालांकि जब युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद
आंग्ल अमेरिकी सेना तो दक्षिणी ईरान से हटा ली गई, लेकिन सोवियत संघ ने अपनी सेना हटाने से इनकार कर दिया। फिर जब संयुक्त राष्ट्र संघ का दबाव पड़ा, तो उसके बाद ही सोवियत संघ ने अपनी सेनाएं हटाई। तो इससे भी पश्चिमी देश काफी नाराज हुए सोवियत संघ के। अगला जो हम कारण देखेंगे वह है यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। 1944 में एक समझौता हुआ जिसके द्वारा यूनान ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में स्वीकार कर लिया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी, हमने बैकग्राउंड में इसकी चर्चा भी करी थी। और जिससे क्या हुआ, ब्रिटेन ने यूनान के अपने सैनिक अड्डे समाप्त करने की घोषणा कर दी। यूनान के शक्ति शून्य प्रदेश को भरने के लिए जो पड़ोसी साम्यवादी देश थे, अल्बानिया, बल्गारिया, युगोस्लाविया आदि, इनके द्वारा सोवियत संघ की प्रेरणा से यूनानी कम्युनिस्ट छापामारों को परंपरागत राजतंत्री शासन समझते हैं, मतलब आप लोग मोनार्की की जो राजा का शासन, जहाँ पे राजतंत्र, जो राजशाही जो वंश के आधार पे चलती है, उसको समाप्त करने के लिए सहायता दी जाने लगी। तो ऐसे में क्या हुआ, ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना, इसको हम आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे और कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा भी जाता है। ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना, इसके तत्वाधान में अमेरिका ने हस्तक्षेप किया। नहीं तो अन्यथा क्या होता, यूनान का साम्यवादी जो ग्रुप था उसमें जाना लगभग तय हो गया था। तो इसलिए फिर मार्शल योजना और ट्रूमैन सिद्धांत के माध्यम से अमेरिका ने वहां पर अपना हस्तक्षेप किया। फिर हम लोग जो अगला कारण हम देखते हैं बच्चों, वह है टर्की पर सोवियत संघ का दबाव। युद्ध के तुरंत बाद सोवियत संघ ने टर्की पर कुछ भूप्रदेश और वास्फोरस में नाविक अड्डा बनाने का अधिकार देने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया, लेकिन पश्चिमी राष्ट्र इसके विरुद्ध थे। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखेंगे अणुबम का आविष्कार। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हमको पता ही है एंड कैसे हुआ, जब है ना हिरोशिमा वाली जो हम घटना थी हम पहले पढ़ चुके हैं, किस तरह से अणुबम गिराए गए। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ और परमाणु शक्ति संपन्न होना जो है बात, वह सामने आई। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अणुबम पर अनुसंधान का कार्य और परीक्षण पहले से चल रहे थे। तो अमेरिका ने अब इस बारे में ब्रिटेन को तो जानकारी दे रखी थी, लेकिन सोवियत संघ को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। और इसलिए सोवियत संघ को ऐसा लगा कि अमेरिका हमारे विरुद्ध कभी भी कार्यवाही कर सकता है और हमारे साथ धोखा कर रहा है। नेक्स्ट जो कारण है वह हम देखते हैं बच्चों, सोवियत संघ द्वारा अमेरिका के विरोध में प्रचार अभियान। तो जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो उसे कुछ समय पूर्व से ही प्रमुख सोवियत पत्रों में अमेरिका की जो पॉलिसीज थी उनके खिलाफ लेख प्रकाशित होने लगे। तो ऐसे में अमेरिका का जो सरकारी क्षेत्र था, गैर सरकारी क्षेत्र थे, उनमें बड़ा एक अशांति सी फैली वहाँ पे, और उन्होंने साम्यवादी गतिविधियों पर रोक लगाना प्रारंभ कर दिया, जिससे कि साम्यवाद के प्रभाव को बढ़ने से रोका जा सके। तो जो है दोनों ने एक दूसरे के विरुद्ध जो कार्यवाही करनी एक तरह से पहले ही प्रारंभ कर दी थी और आलोचना करना प्रारंभ कर दिया था, और शीत युद्ध के दौरान इसमें और वृद्धि होती चली गई। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति थी और प्रचार अभियान था। हमने पहले भी बच्चों बात करी है कि किस तरह से दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के विरोध में प्रचार कर रही थी। तो जो हम देखते हैं कि कैसे मतलब पश्चिम जो था उन्होंने भी सोवियत के विरोध में नीति अपनाई, और इससे जो विरोध की भावनाएं थी, जो एक दूसरे के खिलाफ जो दुर्भावनाएं थी, उनमें और बढ़ोतरी हुई। 5 मार्च 1946 को चर्चिल ने उनका जो फुलटन में भाषण था उसमें कहा कि लौह आवरण छा गया है। तो मतलब उनका जो पूरा स्टेटमेंट था कि बाल्टिक में स्टेटिन से लेकर एड्रियाटिक से में ट्रिस्टे तक महाद्वीप जो यूरोप में एक लौह आवरण छा गया है। ये सभी प्रसिद्ध नगर और सोवियत क्षेत्र में बसने वाली जनता
न केवल सोवियत प्रभाव में है बल्कि सोवियत नियंत्रण में है। तो जो चर्चिल का ये जो भाषण था इसके व्यापक प्रभाव हुए और जो दोनों महाशक्तियां थी उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने मतभेदों को खुलेआम रखना शुरू कर दिया। नेक्स्ट हम लोग बच्चों देखते हैं बर्लिन की नाकेबंदी। सोवियत संघ द्वारा लंदन प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए बर्लिन की नाकेबंदी कर दी गई। इससे पश्चिमी देशों ने सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की नाकेबंदी के खिलाफ शिकायत की और यह जो कार्यवाही थी इसे शांति की स्थापना का विरोधी बताया। सोवियत संघ बार बार वीटो का प्रयोग कर रहा था, ये भी एक कारण था महत्वपूर्ण। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भी कार्य थे उसमें बार बार वीटो का प्रयोग करके सोवियत संघ बाधा डालता था, क्योंकि वह ये सोचता था कि जो अमेरिका है वह एक वर्ल्ड पीस इंस्टीट्यूशन न होकर, ऑर्गेनाइजेशन न होकर अमेरिका के विदेश विभाग का एक अंग है, ऐसा सोवियत संघ मानता था। और इसलिए वो क्या करता था, बार बार वीटो का प्रयोग करके, निषेधाधिकार का प्रयोग करके जो यूएनओ के जो प्रस्ताव होते थे उनको निरस्त करता रहता था। तो ऐसे में जो पश्चिमी राष्ट्र थे उनको काफ़ी आलोचना उन्होंने करी है सोवियत संघ के इस कार्य की। नेक्स्ट आप पॉइंट बच्चों नोट करिए, सोवियत संघ की लैंड लीज सहायता बंद किया जाना। लैंड लीज एक्ट के अंतर्गत अमेरिका द्वारा सोवियत संघ को जो आर्थिक सहायता दी जा रही थी उससे तो वह असंतुष्ट था, क्योंकि यह सहायता बहुत ही कम थी। लेकिन इस अल्प सहायता को भी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बंद कर दिया, जिससे जो सोवियत संघ था वह नाराज हो गया। फिर हम जो और कारण देखते हैं वह देखते हैं शक्ति संघर्ष, कि किस तरह से दोनों महाशक्तियां जो एक तरह से अपने प्रभुत्व संपूर्ण विश्व में स्थापित करना चाहती थी, तो शक्ति का संघर्ष था इनके मध्य। मॉर्गेंथु है जो फेमस इंटरनेशनल रिलेशंस के बहुत ही महत्वपूर्ण जो विचारक हैं, बहुत ही अच्छी उन्होंने पावर पॉलिटिक्स में उन्होंने जो बात करी है उसमें उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है, वास्तव में यह स्ट्रगल फॉर पावर है, शक्ति के लिए की जाने वाली लड़ाई है। तो आपस में जो शक्ति के लिए लड़ने वाली लड़ाई थी और विभिन्न रूपों में यह बढ़ती गई, और जो दोनों महाशक्तियां थी अपने अपने राष्ट्रीय हितों के प्रति संघर्ष कर रही थी। दोनों के आपसी मुद्दों पर में विवाद था, जैसे जर्मनी का प्रश्न, बर्लिन का प्रश्न, पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन की स्थापना करना, ये कुछ ऐसे विवादास्पद मुद्दे थे जिनमें दोनों महाशक्तियों के मध्य टकराव होता था। तो ये तो थे आज हमने पढ़ा शीत युद्ध के कारण, और आगे हम पढ़ेंगे बच्चों की कैसे कैसे शीत युद्ध की प्रगति हुई, कैसे कैसे विस्तार हुआ और क्या क्या इसके प्रमुख चरण हैं।